नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथू। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। अगले 1 घंटे तक हम होंगे आपके साथ और दिखाएंगे हर वो खबर जिससे है आपका सीधा सरोकार। और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बता दें, जो कि काफी प्रमुख और महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है, शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही योगी प्रधानमंत्री निवास पहुंचे और कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, क्योंकि कई अटकलें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगले साल जो है वो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उससे पहले लखनऊ में जिस तरह से बैठकों का दौर हुआ, एकाएक जिस तरह से आपातकालीन बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री के द्वारा और अब सीधे दिल्ली पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी और आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए खुद यहां पर योगी पहुंचे हैं। कई अटकलें लगाई जा रही है। क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, क्या चुनाव से पहले किस तरह से गठजोड़ सियासी यहां पर किया जाएगा, तमाम इस तरह की बातें हैं और इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलता है, यह भी एक बड़ा सवाल। जेपी नड्डा के घर के बाहर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल इस वक्त पीएम आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। अशोक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है, एक सूत्री प्रोग्राम या फिर एजेंडा नहीं है, कई सारी दिक्कतें हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना है। यही वजह है कि नड्डा, पीएम और साथ ही अमित शाह तीनों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया। क्या वजह बताई जा रही है? क्या योगी के नेतृत्व से खुश नहीं है तमाम लोग जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हैं या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति से जुड़े हुए हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, कुछ ही महीने बचे हैं और 2022 की शुरुआत में उसी को देखते हुए ये पूरी कवायद है। चाहे वो कोरोना काल में जो चीज़ें हुई, लोगों को नाराजगी बढ़ी, उसको लेकर राहत कार्य कुछ किए भी हैं। आगे क्या किया जाना चाहिए, संगठन और सरकार के लेवल पर क्या चेंज करने की जरूरत है, बेहतर कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये तमाम मुद्दे इन चर्चा के विषय में अमित शाह से भी कल बात हुई। बंगाल में जिस ढंग से बीजेपी जीत नहीं पाई, वहाँ क्या कमियां रही, तो उन सब चीज़ों को सबक लेते हुए आगे कैसे बढ़ना है ताकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अच्छे बहुमत से बने, अच्छे विधायक जीत करके आए, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। देखिए, सरकार में क्या कमियां हैं, सरकार के कामकाज को और बेहतर क्या किया जाए, क्या वैल्यू एडिशन किया जाए, जमीनी स्तर पर जो फीडबैक है उसमें आगे कैसे, उसके आधार पर आगे कैसे बढ़ना है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और जो सहयोगी हैं, नए नए सहयोगी जोड़ने की बात है चुनाव को देखते हुए, पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के नेता लाने की बात है। जतिन प्रसाद 2 दिन पहले ही शामिल हुए। पिछली बार भी समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी की हमेशा से रणनीति का हिस्सा रहा है कि नए सहयोगियों की तलाश करना, जो सहयोगी छोड़ गए उनसे बातचीत करना। कल भी संजय निषाद अमित शाह से मिले, उसके बाद AK शर्मा से मिले, अनुप्रिया पटेल मिली। तो ये तमाम चीज़ों पर बातचीत संभावित है कोरोना काल में और आगे क्या किया जा सकता है, कोरोना को देखते हुए कहाँ कमियां रही, आगे और राहत कार्य क्या दिया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अहम बात यह है कि बंगाल में बीजेपी जो कमियां रही, तो उत्तर प्रदेश में वो कमियां ना दोहराई जाएं, कैसे उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, इस पर भी विचार विमर्श होगा। अशोक, आएंगे आपके पास। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है प्रधानमंत्री से जो इस वक्त मुलाकात चल रही है योगी आदित्यनाथ की, एक तो वो बताएं, साथ ही साथ ये कि ऑलरेडी बीजेपी को एक बड़ा झटका पंचायत चुनाव में लग चुका था, उसके बाद बंगाल में जो कुछ भी हश्र हुआ है और इस बीच कहीं ना कहीं ये तो अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी में कम से कम सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो बैठक चल रही है वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा ये बैठक चलेगी, जिसमें तमाम इश्यूज पे जो है चर्चा की जाएगी। AK शर्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बैठक के अंदर हो सकते हैं, लेकिन योगी की जो पूरी 2 दिन का दौरा है उसमें नहीं है। इस बैठक में AK शर्मा एक फैक्टर इसलिए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नज़दीकी रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं, गुजरात कैडर के IAS रहे हैं और उनको MLC बनाया गया है और ये कहा गया था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज AK शर्मा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में बातचीत होगी, क्योंकि कैबिनेट रिसफल कर रहा है और कैबिनेट रिसफल में AK शर्मा की भूमिका क्या रहेगी यूपी कैबिनेट में, वो देखने हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में
गवर्नेंस जो है वो AK शर्मा के द्वारा चलाई जाएगी। वो जिस तरीके से चाहेंगे कि सरकार उसी ढर्रे पे काम करे, क्योंकि वाराणसी मॉडल को लेकर जिस तरीके की चर्चा हुई थी और वाराणसी में कोविड के केस निकल कर आए और उसके बाद AK शर्मा ने जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। और उसके बाद ही जो है AK शर्मा से मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 3 महीनों में AK शर्मा से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की थी। तो ये एक जरूर है कि AK शर्मा की भूमिका को लेकर होगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर उनको ये संदेश दिया जाएगा और मार्गदर्शन दिया जाएगा कि सरकार और संगठन को लेकर कैसे चला जा सकता है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो संगठन को मजबूत करना होगा। बिना संगठन के हिमांशु, क्योंकि इस बीच बैठकों का जो दौर जारी है उसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त लखनऊ से ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जग जाहिर है कि जब भी किसी राज्य का चुनाव होता है अलग अलग बातें सामने आती हैं। हर राज्य का चुनाव एक जैसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी जातीय समीकरण अलग है। हर जाति को साधने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है, जिस पर यह कहा जाता है कि दारोमदार होता है उस जाति के वोट पाने का। इन्हीं सब के मद्देनजर ये जो मीटिंग की जा रही है, चाहे वो JP नड्डा के साथ हो, प्रधानमंत्री के साथ हो या फिर अमित शाह के साथ हो, इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्योंकि अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हो चुकी है। तमाम वो क्षेत्रीय दल के नेता जो इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में अहम हो सकते हैं, वहां की राजनीति के लिए अहम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मीटिंग जो हो रही है दिल्ली में, इसको पूरे इन टोटलिटी में देखना होगा। सिर्फ एक विषय पर यह मीटिंग नहीं है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मीटिंग्स है। इस पूरे मीटिंग की बात कह सकते हैं, अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमित शाह से पहली मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की, वहां बहुत सारी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं कि आने वाले चुनाव में कैसे जाना है। साफ तौर पर गठबंधन को लेकर उन्हें इंडिकेशन दिया जा चुका है, उनसे चर्चा हो चुकी है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मिलने के पहले निषाद पार्टी से मुलाकात हुई, उनके बाद अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा चली है कि ओम प्रकाश राजभर को भी दोबारा लाया जाए, उसकी कोशिशें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी अलग अलग जो इस वक्त बातचीत चल रही है उसमें अलग अलग मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री के साथ अलग मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन अमित शाह के साथ खाका खींच दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव तक क्या रहने वाली है। गठबंधन को साथ लेकर के चलना होगा। जो ये अलग अलग गठबंधन हैं, जो अलग अलग इनके सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, उन्हें किस तरह की भूमिका देनी है, इस पर भी तय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौर में ही ओम प्रकाश राजभर को बाहर किया गया था। हालांकि आज ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कह दिया है साफ तौर पर कि वो बीजेपी में नहीं आ रहे हैं। जिनको बीजेपी के साथ इस डूबती नाव में सवार होना है वो सवार हो, लेकिन वो नहीं आएंगे। लेकिन राजनीति में जो बात कही जाती है और राजनीति में जो बात होती है, दो अलग अलग बातें हैं। ये बात भी तय है कि निषाद पार्टी से AK शर्मा जिनकी चर्चा कैबिनेट में लाने को की जा रही है, वो लगातार संपर्क में थे, वो आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन पहले जितिन प्रसाद कांग्रेस से शामिल हुए थे बीजेपी में, और अभी खबर आ रही है कि योगी मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं जितिन प्रसाद। आपको बता दें, ब्राह्मण चेहरा, और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीरें हैं, और इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन का भी नाम। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस खबर के बाबत? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद को इसीलिए लाया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल किया जाए, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाए। बीती शाम उनकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी भवन में। और आप याद करिए, कुछ दिन पहले जो ये प्रकरण अभी AK शर्मा का चल रहा है, उसके पहले योगी आदित्यनाथ से AK शर्मा भी मिल चुके हैं। दिल्ली से लौटने के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद भी शामिल किए जा सकते हैं। ये चर्चा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और आपको इसकी वजह भी बता दें, इस वक्त जितिन प्रसाद दिल्ली नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि न तो लोकसभा का चुनाव है, ना ही राज्यसभा की कोई सीट खाली है। जुलाई में MLC के 5 सीट खाली होने हैं। बीजेपी को एक अदद ब्राह्मण चेहरे की तलाश है, और ये तमाम बातें उस ओर इशारा कर रही हैं कि जितिन प्रसाद योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अशोक सिंघल ने खास बातचीत की थी जितिन प्रसाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, आपने उस डील के बारे में भी जितिन से पूछा था, जिसे उन्होंने टाल मटोल करके ये कह दिया कि कोई खास वजह नहीं है, पार्टी देखकर वो आए हैं कांग्रेस छोड़कर। लेकिन
3 जनरेशन पुराना कांग्रेस का साथ कोई यूं ही नहीं छोड़ देता, कुछ बड़ा प्रॉमिस किया गया होगा उन्हें। क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल में जगह, क्योंकि राज्यसभा की सीट तो खाली नहीं है और जैसा कि कुमार अभिषेक कह रहे थे 6 एमएलसी की सीट जुलाई में खाली होगी, इसको लेकर भी चर्चा आज? देखिए, आज तो जतिन प्रसाद आए हैं और योगी से भी कल मुलाकात की है, लेकिन टोटलिटी में जैसे कुमार अभिषेक ने कहा तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आगे कैसे बढ़ना होगा, किन किन को साथ लेके आना होगा, कहाँ कमियां उसको ठीक करना होगा, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। जहाँ तक जतिन प्रसाद की बात है, देखिए कल बेशक उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और कोई भी नेता से सीधा जवाब देता नहीं है कि पहले से आके घोषणा करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो डील हुई है। उनको यूपी में अभी, क्योंकि यूपी के चुनाव सर पर हैं और यूपी का चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, उनके फादर कांग्रेस में, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, नरसिम्हा रहे हो, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उपाध्यक्ष थे, यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो और खुद जतिन प्रसाद यूपीए सरकार में मंत्री एमओएस रहे हैं, कई बार 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्राह्मण चेहरा को देखते हुए उनको पार्टी में लाया गया, तो कुछ ना कुछ तो रोल दिया जाएगा। एक कार्यकर्ता के तौर पे तो नहीं रखा जाएगा। कल भी उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर है, लेकिन उनकी भूमिका रहेगी वो क्या, तो उनको सरकार में शामिल किया जाएगा या सेंटर में मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उनका यूटिलाइज यूपी में ही फिलहाल किया जाएगा, ये तो बात साफ है, क्योंकि वहाँ की उनकी पॉलिटिक्स है, उनके फादर की पॉलिटिक्स वहीं पे रही है, उनकी पॉलिटिक्स वहाँ पे रही है, उन्होंने काम किया, ब्राह्मण सभा बना करके पिछले दिनों ब्राह्मणों में काफ़ी काम किया। तो जतिन प्रसाद को यूपी विधानसभा चुनाव को देखते ही कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, चाहे वहाँ पे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या संगठन में आगे उनको इस्तेमाल किया जाए चुनाव में। ये तमाम चीज़ें, इसका खाका जो तय होना है आज, और नड्डा से कल अमित शाह से बैठक हुई, आज प्रधानमंत्री उसके नड्डा की मुलाकात के बाद चीज़ें तय हो जाएंगी कि कैबिनेट विस्तार कब होगा या नहीं होगा, तो उनमें कौन कौन लोग आएंगे। सहयोगियों से भी बातचीत चल रही है, नए सहयोगी शामिल होंगे तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो तमाम रूपरेखा इन 2 दिनों की मीटिंग के बाद आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आपके पास आएंगे हम और जानकारी के लिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर, जो कि गठबंधन में शामिल थे, बीजेपी के साथ शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी एक डूबती नैया है और उसमें सवार नहीं होंगे। अभिषेक हमारे साथ, कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताया यह जा रहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उन्होंने कही थी कि अगर ये जारी कर दी जाती है तो फिर भी मैं सोचूंगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर, लेकिन ये अचानक से इस तरह की बयानबाजी की डूबती नैया है, बीजेपी अब शामिल नहीं होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, इस बात को हमें समझना होगा। एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि 2022 के चुनाव में उन्हें लाया जाए, कुछ मैसेज भिजवाए भी गए हैं, और जिस तरीके से पूर्वांचल में AK शर्मा सक्रिय हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके थ्रू ये चैनल ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरी खुद बात उनके करीबी लोगों से हुई है, उनके बेहद ही करीबी सूत्रों से हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही समिति की रिपोर्ट, जो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार मान लेती है, तो अगले क्षण, अगले दिन वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। लेकिन एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है, और उन्होंने अपने ट्वीट करके ये कहा है कि बीजेपी एक डूबती हुई नाव है और उसमें जो भी सवार होगा वो डूबेगा, वो बीजेपी नहीं जाएंगे। आप एक बात मान लीजिए कि अगर किसी भी तरह का कोई भी हलचल इस मामले में हो रहा है तो बगैर आग के ये धुआं नहीं है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल में उन्हें साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी अपना स्टैंड टफ करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि वो छोटे छोटे दलों को एक साथ जोड़ रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि किसी बड़े दल के साथ, बीजेपी के अलावा किसी दल के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आज जो इस स्थिति में पहुंचे हैं वो बीजेपी के बदौलत ही पहुंचे हैं। उन्हें भी मालूम है कि बीजेपी से भी उन्हें लाभ हुआ है, इसके पहले भी वो समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके हैं, बसपा के साथ रह चुके हैं, उनका फायदा बीजेपी में ही रहा है। ऐसी स्थिति में उनके घर में, उनके लोगों में, उनके परिवार में बीजेपी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और कहीं ना कहीं वो बात शुरू हो चुकी है। लेकिन टफ स्टैंड इस वक्त वो जरूर ले रहे हैं, वो हार्ड बार्गेनिंग करते हैं, और इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया है। लेकिन
पर्दे के बाहर की बात और पर्दे के पीछे की बात दोनों अलग होती है। इसलिए अभी इस पर यह कह देना कि वो बिल्कुल नहीं शामिल होंगे, ये उनका स्टैंड हो सकता है, लेकिन सियासत का स्टैंड ये नहीं है। बिल्कुल हार्ड लाइनर रहे हैं राजभर, और यही उनके ट्वीट से भी साफ हो रहा है। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ नड्डा के घर के बाहर खड़े। देखिए हिमांशु, एक तरीके से सब कुछ तय अमित शाह की मीटिंग में ही हो चुका होगा, लेकिन क्या ये महज औपचारिकता भर है कि नड्डा के साथ मुलाकात योगी कर रहे हैं, या फिर यहां पर भी कुछ तय होना है, यहां पर भी कोई रणनीति है, यहां पर भी कोई ऐसी बात है जो पहले जब आप प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, खुद आप गृह मंत्री से मिल चुके हैं, उसके बाद भी तय होनी बाकी है? देखिए, दो चीज हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि संगठन के हिसाब से जेपी नड्डा जो हैं वो पार्टी में सर्वोच्च पद पर हैं। प्रधानमंत्री भी अगर देखा जाए तो संगठन में जेपी नड्डा के बाद हैं, और गृह मंत्री भी। और इसीलिए देखिए कि गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आएंगे। वो पहले हो सकता था जेपी नड्डा से मुलाकात करते, लेकिन जब संगठन की इस तरीके की बैठकें होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो सर्वोच्च पद होता है, और ये प्रधानमंत्री भली बात ही जानते हैं। और इसीलिए लास्ट मीटिंग जो है जेपी नड्डा के साथ रखी गई है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मार्गदर्शन लेने के बाद जो है सारे दिशा निर्देश जो है वो यहीं से जारी किए जाएंगे, इसी घर से जारी किया जाएगा, और उनको बताया जाएगा कि आपको कैबिनेट रिसफल ये करना है, इसमें इन लोगों को जो है शामिल किया जाएगा, चाहे वो AK शर्मा हो या जितिन प्रसाद हो या अन्य लोग हो या अपना दल के 2 विधायकों को लाना हो। ये सारी चीजें यहाँ से तय करके बताई जाएंगी उनको, और ये बताया जाएगा कि संगठन के अंदर बदलाव होने हैं और उसको किस तरीके से किया जाएगा। सरकार और संगठन के कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कैसे काम करेगी, कैसे कितने दिनों के गैप में मुलाकात होगी, और क्या क्या काम जो है ग्राउंड पे जो है सरकार के उसको संगठन लेके जाएगा, ये सारी रूपरेखा यहाँ से बताई जाएगी। तो पार्टी संगठन के तौर पर जो है अध्यक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका में है, और योगी आदित्यनाथ को अब ये पता चल चुका है कि सरकार भले ही उनकी है लेकिन दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में इन 3 नेताओं के इर्द गिर्द जो है वो यूपी का रिमोट कंट्रोल है। पीएम मोदी, योगी और जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि यूपी की कमान जो है पिछले 2014, 17 और 19 में जिस तरीके से अमित शाह ने संभाली थी, लगभग उसी तर्ज पर जो है इस बार भी जो है अमित शाह जो है यूपी की कमान को देखेंगे, और यहाँ से जो है चुनाव की बारीक नजर भी रखेंगे, और जो भी कुछ करना होगा वो अमित शाह ही यहाँ से फैसले लेंगे। क्योंकि कल अनुप्रिया पटेल, प्रवीण निषाद और संजय निषाद ने यहाँ मुलाकात की थी, और उसके बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भी आए। तो ये तय है कि यूपी में जिस तरीके से अमित शाह की दखल 2014 और 19 और 17 के चुनाव में थी, उसी तरीके से जो है अमित शाह आप जो है यहाँ पर भी चुनाव देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है अब योगी को यहाँ से साफ हो जाएंगी कि जो निर्देश दिल्ली से दिए जाएंगे सिर्फ आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना है। राकेश टिकैत मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष का अभाव देख रहे हैं, क्या इसकी वजह कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर घमासान है? आखिर राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो राज्य, दो चेहरे, क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी का कुनबा बिखरेगा या सियासी पावर को लेकर कलह का फाइनल समाधान निकल गया? सचिन पायलट नाराज हैं या मान गए? नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं या मान गए? कांग्रेस में सियासी कलह का एक सिरा राजस्थान में सचिन पायलट से जुड़ा है, तो दूसरा सिरा पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से है। ये दोनों वही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। कांग्रेस में मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है, लेकिन सत्ता में भागीदारी को लेकर आपसी विवाद के विष का क्या होगा? सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मची खींचतान को समझिए। सचिन पायलट मौन है, लेकिन उनके मौन की वजह असंतोष है। नाराजगी की पूरी कहानी पायलट के करीबी एमएलए गिना रहे हैं। जो 10 महीने पहले कमेटी बनी थी उसको सुना जाना चाहिए था। उस बात पे भी पायलट साहब ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष करा, 5 साल में अध्यक्ष रहा, जिन लोगों ने पार्टी की सेवा करी, सत्ता में लाने में जिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का योगदान था, उन लोगों को सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। उस बात को लेकर उन्होंने बात करी है। उस बात को लेकर पायलट साहब आलाकमान से टच में। मुझे लगता है कि जल्दी उन बातों का निस्तारण होना चाहिए। ये हमारा धर्म और हमारा दायित्व बनता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को यहाँ भेजा है तो हमको उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम अंत तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो कई इशू हैं
जो उनको लगते थे उस समय कि इनका हल होना चाहिए, उनका हल आज तक नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अगर मैं इसमें होता, सरकार का हिस्सा होता या संगठन का हिस्सा होता, तो मैं अपनी बात को उठाता। तो जो कई काम अभी पूरे नहीं हुए थे, तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्र। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे मंत्री बना दो, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे पीसीसी चीफ वापस बना दो, वो ये कह रहे हैं मेरे साथियों को, जो साथी वास्तव में काम करते हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। दरअसल नाराजगी के पीछे वो वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, ऐसा दावा पायलट समर्थक विधायकों का है। पायलट गुट के नेता पूछ रहे हैं कि पंजाब में विवाद का समाधान 10 दिन में हो गया तो राजस्थान में 10 महीनों बाद भी रास्ता क्यों नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि सचिन पायलट से किए गए वादे पूरे होने चाहिए। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा जरूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको जरूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस में मंथन जारी है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने पार्टी मीटिंग में शामिल होने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। 8 से 10 विधायक पायलट के घर पर डेरा डाले हुए हैं। 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर दौसा जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात विधायकों से होती, लेकिन महामारी को देखते हुए सचिन पायलट ने दौसा का दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि पायलट कल कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। अगर सब कुछ सामान्य है तो उनके गुट के विधायक क्यों उन मांगों की लिस्ट गिना रहे हैं जो बीते साल संगठन ने किए थे। बीते साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का मतभेद हुआ था। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट मान गए थे। सरकार में सचिन पायलट की भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया था। पायलट गुट के विधायकों को मंत्री या फिर राज्य के किसी बोर्ड में सदस्य या चेयरमैन बनाया जाएगा। 2022 तक सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कलह समाप्त कराने के लिए अस्थायी समाधान तो निकल गया, लेकिन विवाद जस का तस है। पार्टी के अंदर और बाहर मतभेद और मनभेद साफ सुनाई दे रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और देखिए, पार्टी में जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस वक्त पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी में थोड़े कुछ नाराजगी भी रहती है और उस समस्या को सुलझाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट को समर्थ हैं, राहुल गांधी जी समर्थ हैं। पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की, जो यंग हैं उनकी भी, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी भी, जिन्होंने पार्टी कितने सालों से संभाली है उनकी भी। तो क्या विवाद सुलझ जाएगा या फिर ये विवाद राजस्थान में गहलोत सरकार को बड़े संकट में डाल देगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ इस वक्त बैठक जारी है। लगभग 45 मिनट से ये बैठक चल रही है। कल से ही सीएम योगी दिल्ली में है। दोपहर 12:30 बजे जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ब्लूप्रिंट एक तरीके से दिल्ली में तैयार हो रहा है। अब इसी तैयारी में 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल उनकी मुलाकात हो चुकी है गृह मंत्री से, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है और बताया जा रहा है इसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है, जिसके बाद आगे की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार होगी। इस बीच कई तरह की खबरें भी आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि वो लोग जो गठबंधन में पहले शामिल थे उन्हें भी मान मनौवल की उनकी भी कोशिश जारी है, जैसे कि ओपी राजभर, उन्हें वापस से गठबंधन में बुलाने की कोशिशें जारी है।
अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, 45 मिनट हो चुका है, क्या मीटिंग अभी बैठक अभी भी वहां पर जारी है? और पूरी तरह से अगर इसे यही समझा जाए कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए बहुत तरह की बातें हो चुकी है, आगे क्या होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, योगी के नाम को लेकर, उनके चेहरे को लेकर भी एक बार सस्पेंस एक समय के लिए बना हुआ था, जिसे क्लियर कर दिया गया कि नहीं, योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आगे का ब्लूप्रिंट क्या होगा? हम मान लें कि आज ही ये तय हो जाने वाला है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल ये तय हो जाएगा कि आगे यूपी में बीजेपी का ब्लूप्रिंट क्या होगा, योगी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस तरीके से योगी सरकार को काम करना है, किस तरीके से संगठन को काम करना है और कैसे दोनों मिलकर सामंजस्य बैठाएंगे, ये सारे ब्लूप्रिंट आज तय हो जाएंगे। और पीएम मोदी के साथ पिछले 45 मिनट से ज्यादा समय से जो है श्वेता वो बैठक चल रही है और इसीलिए ये बैठक बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री रहते हुए काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। मैंने पहले भी बताया, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो संगठन को साथ लेके चलते थे, संगठन को बढ़ाते थे। आज उसी का फायदा जो है गुजरात में बीजेपी को मिल भी रहा है। अगर देखें तो संगठन जहां पर मजबूत है वहां पर सरकार बीजेपी हमेशा वापस हो जाती है, यानी कि उनको एक बार सत्ता की वापसी मिलती है। लेकिन अगर संगठन ज्यादा मजबूत नहीं है तो सरकार बनाने में और चुनाव में जाने में बीजेपी को मुश्किलें आती ही हैं। आपने देखा होगा पिछले कई विधानसभा चुनावों में इसका हर्जाना बीजेपी ने भुगता भी है। असम के अंदर उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था किसी चेहरे को, उसका फायदा मिला। लेकिन उत्तराखंड में पिछले कुछ समय पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और उनकी जगह एक नए चेहरे को लाया गया है। योगी आदित्यनाथ को बदला नहीं जाएगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि ब्लूप्रिंट तय कर दिया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को क्या काम करने हैं और संगठन की बातों को सुनना होगा, संगठन को साथ लेकर चलना होगा और जो सरकार के काम है उसको संगठन किस तरीके से जमीन तक उतारेगा, ये सारी रूपरेखा जो है आज ही तय होंगी। और हर 15 से 1 हफ्ते के अंदर जो है वो एक समन्वय बैठक होगी सरकार और पार्टी के संगठन की, कामों को लेकर किस तरीके की रणनीति चुनाव में बनाई जाए, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इन 3 बैठकों के बाद अगर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश जाएंगे जब दौरे पर अगले महीने, तो यह होना चाहिए कि पार्टी के सामने किसी भी तरीके की कोई समस्या न होनी चाहिए और इसीलिए इस बैठक में समाधान निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जो नाराज लोग हैं, जो सांसद विधायक नाराज हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, क्या कमियां हैं पार्टी के संगठन में उनको दूर किया जाए, संगठन और सरकार कैसे काम करे, इसको लेकर एक मजबूत दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तरफ से आज जो है योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा और उसके बाद उनको यहां से रवाना किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कैबिनेट रिसफल में किस तरीके से जो है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है कैबिनेट रिसफल किया जाए। जितिन प्रसाद अगर आए हैं तो उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल के 2 विधायकों को जो है कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। निषाद पार्टी की तरफ से संजय जो निषाद है उनको अगर जगह मिलती है तो ये भी एक चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज है, क्या जाटों का रिप्रेजेंटेशन योगी सरकार की कैबिनेट में बढ़ाया जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। लौटूंगे मैं आपके पास। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने जितिन प्रसाद से भी बातचीत की, आप लगातार इस पार्टी को कवर करते आए हैं लंबे वक्त से, हमेशा संगठन की मजबूती पर जोर रहता है, हर लेवल पर यह कोशिश की जाती है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। बंगाल चुनाव में हम इसकी बानगी देख चुके हैं कि कैसे पूरी की पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी थी। उसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें दोबारा सत्ता में वापसी करना इस वक्त सबसे अहम मिशन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की हर संभव कोशिश रहेगी और जो भी रणनीति बनेगी बीजेपी की, और योगी आदित्यनाथ 2 दिन से यहाँ पर हैं और तमाम रणनीतियां, तमाम चर्चा उसी दिशा में है, उसी बात को लेकर है कि 2022 के चुनाव को दोबारा से अच्छे से कैसे जीता जाए। जो कमियां हैं, चाहे वो कोरोना काल के दौरान चीजें कमियां सामने आई, राहत कार्यों को लेकर के, उसमें और आगे बेहतर क्या किया जा सकता है, चाहे वो मुद्दा हो, संगठन में कहाँ कमियां हैं, सरकार में कहाँ और चीजें ठीक करने की जरूरत है, नए चेहरे कौन से लाए जा सकते हैं, किनको हटाया जा सकता है, ये तमाम चीजें, सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और नए सहयोगी कौन कौन जोड़े जा सकते हैं। 2017 में कौन कौन सहयोगी छोड़ के गए, उनको दोबारा से, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही थी, उनको कैसे जोड़ा जाए। बेशक उन्होंने ओपनली कुछ भी कहा हो सार्वजनिक तौर से, लेकिन राजनीति में
सामने और पीछे बहुत सी चीजें होती जी। हैं। तो अनुप्रिया पटेल को सेंटर में मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में बिल्कुल। नहीं लिया गया, तो उनको क्या किस ढंग से उनकी पार्टी को बिल्कुल, तो अकोमोडेट कई किया तरह जाएगा? की बातें हैं, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श यहां पर हो रहा है। इस बीच आपको हम बता दें 2022 में उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश विजय का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब हुए हैं। और आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है लगभग 12:30 बजे। कल अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इन 3 मुलाकातों का बड़ा निचोड़ ये कि यूपी का प्लान फाइनल हो रहा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जवान हो बुजुर्ग हो महिला हो पुरुष हो, और एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है कि है मोदी मोदी। इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो योगी जिनकी मोदी दिल खोलकर तारीफ करते रहे, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो योगी जिन्हें मोदी ने यूपी जैसे बड़े और अहम राज्य की बागडोर दी। योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। वो योगी जो बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा रहे। मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे, और वह कह रहे थे जय श्री राम का। वो योगी जिनका बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हमेशा नाम रहा। क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? वही योगी आज दिल्ली दरबार में हाजिर हैं। एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। कल अमित शाह से मुलाकात हुई। तोहफे में योगी ने किताब भेंट की और किताब के शीर्षक एक शब्द सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गए। वो शब्द है समाधान। तो क्या योगी के इस दिल्ली दौरे का एक सिरा किसी समाधान से जुड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ का सामना किसी संकट से है? पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में गजब की राजनीतिक सरगर्मियां हैं। धुआं कुछ यूं उठता रहा है कि आग की मौजूदगी का शक होता रहा। मसलन बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष की लगातार लखनऊ में मौजूदगी, बीएल संतोष की विधायकों और मंत्रियों से लगातार बैठक, बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात, राधा मोहन सिंह की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात और बुधवार 9 जून को लखनऊ में सीएम आवास पर मैराथन बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे। बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की कुछ और बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई और फिर अगले ही दिन आनन फानन में योगी दिल्ली निकल गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली दरबार यूपी के तमाम सियासी कील पेच दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है? क्या चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के लिए कोई निर्णायक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? क्या बीजेपी कोरोना की दूसरी लहर के सियासी नुकसान की चिंता में कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है? क्या चुनाव के इतने करीब आकर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार का दांव चलने पर विचार हो रहा है? क्या जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से होने वाले जातिगत असर पर बड़ा मंथन हो रहा है? ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि यूपी का युद्ध तो योगी के मोर्चे पर ही लड़ा जाएगा। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है,
मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। ये चंद दिनों पहले की बात है। अब ये हालात है कि योगी दिल्ली आए हैं और मुलाकातों की लंबी सीरीज चल रही है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी में कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यूपी की सियासी फिजाओं में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भेजा था। आपको बता दें 3 दिन के मंथन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे दी। तो क्या उस रिपोर्ट पर बात करने दिल्ली पहुंचे हैं योगी? कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा से सचिन पायलट जयपुर लौटे, महंगाई के खिलाफ मोर्चाबंदी की, प्रदर्शन में हिस्सा लिया और बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सचिन पायलट अगुवाई कर रहे थे, कांग्रेस का मोर्चा बुलंद कर रहे थे। लगातार 100 से ज्यादा 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया था, लेकिन देश भर में इसी तरह के प्रदर्शनों की योजना कांग्रेस की ओर से बनाई गई, जिसकी अगुवाई यहां पर मोर्चे पर सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। उनके तमाम समर्थक भी मौजूद हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि आखिरकार कब तक इसी तरीके से सैकड़ा पार करता रहेगा पेट्रोल का दाम। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है।